ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है वह उससे कहीं अधिक चाहता है। धन रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता पैदा करता है। ये किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कही है। और ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसके पास 100 रुपये है वो चाहता है कि 1000 हो, 1000 वाला 1 लाख चाहता है, 1 लाख वाला 10 लाख चाहता है, 10 लाख वाला 50 लाख चाहता है। वो ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं। प्रदूषण के वर्कस, स्वच्छ हवा के रास्ते। आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना वायु प्रदूषण से होता है। सड़कों पर रेंगते अनगिनत वाहन न केवल हमारी यात्रा की गति को धीमा कर रहे हैं, बल्कि हमारे फेफड़ों पर भी गंभीर प्रहार कर रहे हैं। इस विकट समस्या के बीच परिवहन और विकास नीति संस्थान का हालिया अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है। यदि सरकारें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नीतिगत उपाय करें तो आम नागरिक न केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को त्यागने के लिए तैयार है, बल्कि वे परिवहन के स्वच्छ और आधुनिक साधनों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। इस अध्ययन का सबसे व्यवहारिक सुझाव लो एमिशन जोन यानी कम उत्सर्जन क्षेत्र की शुरुआत करना है, जो शहरी जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। कम उत्सर्जन क्षेत्र का विचार सुनने में सरल है, साथ ही क्रियान्वयन में दूरगामी और व्यापक प्रभाव रखने वाला है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वाहनों के प्रवेश को उनके उत्सर्जन के स्तर के आधार पर विनियमित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो शहर के कुछ विशिष्ट और संवेदनशील हिस्सों जैसे व्यस्त बाजार, ऐतिहासिक धरोहर स्थल या फिर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाता है जहां केवल वही वाहन प्रवेश कर सकते हैं जो प्रदूषण के कड़े मानकों पर खरे उतरते हैं। जो वाहन इन मानकों को पूरा नहीं करते उन पर या तो भारी जुर्माना लगाया जाता है या फिर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। यह पूरी अवधारणा प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करें कि वैश्विक सिद्धांत पर आधारित है। जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि निजी वाहन का उपयोग महंगा और असुविधाजनक हो रहा है तो उसके एक बेहतर विकल्प के रूप में सस्ती, स्वच्छ और सुगम व्यवस्था उपलब्ध है, तो वे स्वतः ही अपने व्यवहार और जीवन शैली बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। किसी भी सफल शहरी परिवहन नीति के दो मुख्य स्तंभ होते हैं जिन्हें प्रतिबंध और प्रोत्साहन के रूप में समझा जा सकता है। केवल प्रतिबंध लगा देना या दंडित करना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि कई बार यह जनता के बीच असंतोष को भी जन्म देता है। दूसरी ओर, जब एक नागरिक को भरोसा हो जाता है कि वह अपनी कार के बजाय मेट्रो या इलेक्ट्रिक बस से सुरक्षित रूप से और कम खर्च में जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, तो वह बिना किसी दबाव की स्वेच्छा से इस बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाता है। कम उत्सर्जन क्षेत्र के प्रभाव केवल पर्यावरण की स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरी अर्थव्यवस्था और हमारी सामाजिक ताने बाने को भी एक नया और सकारात्मक आयाम देते हैं। दुनिया के कई बड़े और प्रतिष्ठित शहरों जैसे लंदन, पेरिस और बर्लिन के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि जहां भी ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए गए, वहां की वायु गुणवत्ता में 20 से 30% तक का सुधार दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही एक पहलू यह भी सामने आया है कि जहां वाहनों की भीड़ कम हुई है और आप देखते हैं कि वहां पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वाले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और इससे उन क्षेत्रों की स्थानीय बाजारों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देशों में इस तरह की व्यवस्था को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। हमारे समाज में आज भी निजी वाहन को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि आप देखेंगे कि सार्वजनिक परिवहन को निम्न स्तर का साधन माना जाता रहा है। अब इसी सदियों पुरानी मानसिकता को जड़ से बदलने की पुरजोर वकालत की जा रही है। इसके अनुसार हमें ये अब वाहनों के लिए सड़क बनाने के पुराने विचार को छोड़कर लोगों के लिए सड़क बनाने के आधुनिक सिद्धांत पर दृढ़ता से काम करना होगा। इसके लिए सबसे पहली और अनिवार्य जरूरत एकीकृत परिवहन प्रणाली की है। यदि कोई व्यक्ति किसी कम उत्सर्जन क्षेत्र में प्रवेश करता है और अपनी कार बाहर छोड़ता है, तो उसके पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अंतिम छोर तक
की निर्बाध सुविधा होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड से उसके कार्यालय या घर तक पहुंचने के लिए साझा साइकिल, इलेक्ट्रिक रिक्शा या छोटी फीडर बसों को भी निरंतर उपलब्धता होनी चाहिए। इसके अभाव में कोई भी प्रतिबंध जनता के लिए बोझ और परेशानी का सबक बनकर रह जाएगा। एक अहम बिंदु है कि हमारे देश की बढ़ती स्वास्थ्य लागत भारत के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली घातक बीमारियों पर सालाना खर्च देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा निगल जाता है। सांस लेने की बीमारियां, अस्थमा और हृदय रोग के मामले भयावह रूप से बढ़ रहे हैं और इनमें सबसे अधिक शिकार मासूम बच्चे और असहाय बुजुर्ग हो रहे हैं। और आप देखिए, कम उत्सर्जन क्षेत्र जैसे उपाय स्वास्थ्य पर होने वाले इस भारी भरकम खर्च को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। कम उत्सर्जन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने से न केवल स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम होगा, बल्कि यह देश में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। और जब लोग देखेंगे कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मुफ्त या रियायती प्रवेश मिल रहा है, तो उनकी रुचि स्वाभाविक रूप से पेट्रोल और डीजल वाहनों से हटकर नई तकनीक की ओर बढ़ेगी। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, बल्कि तेल आयात पर देश की निर्भरता को भी कम करेगा। मगर इसके लिए शहरों में सेंसर आधारित नेटवर्क और डिजिटल निगरानी को मजबूत करना होगा, ताकि हर नागरिक अपने मोबाइल फोन पर यह देख सके कि जिस सड़क पर वह चल रहा है वहां की हवा अब कितनी सुरक्षित हो गई है। यह पारदर्शिता सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाएगी। अभी तक हमारे शहरों का विस्तार इस तरह से होता आया कि वे कारों के लिए अधिक सुविधाजनक हो गई और जिससे पैदल चलने वालों के लिए जगह लगातार सिमटती गई, जबकि घर, कार्यालय, स्कूल और बाजार एक दूसरे के इतने करीब होने चाहिए कि किसी को भी बेवजह वाहन निकालने की जरूरत ही ना पड़े। कम उत्सर्जन क्षेत्र शहरों में परिवहन की शुरुआत का एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय साबित हो सकता है। जब कोई छोटा सा इलाका प्रदूषण मुक्त और पैदल चलने योग्य बन जाता है, तो वह पूरे शहर के लिए आदर्श बन जाता है। यदि हमने अब भी परिवहन के अपने पुराने ढर्रे को नहीं बदला, तो महानगर आने वाले समय में कंक्रीट के जंगल और जहरीली गैस का चैम्बर बनकर रह जाएगा और जहां जीवन जीना दुर्भर हो जाएगा। और हमारे पास आधुनिक तकनीक, अनुभव और वैज्ञानिक शोध उपलब्ध है। हमें बस सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है ताकि हम नई नीतियों को धरातल पर उतार सकें। यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा, इसके लिए हमें निरंतर प्रयासों की जरूरत होगी। एक और है, आप लोग देखते हैं कि इसमें एक परेशानी ये है, हमारे देश में दिखावा ज्यादा है। अभी आप साइकिल से जाने लगी सुबह शाम, लोग आपको पूछने लगेंगे, आपको मतलब आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ने लगते हैं, समझ रहे हैं आप। और मैं तो कहता हूं कि आप देख रहे होंगे आजकल वायु प्रदूषण सबको अनुभव हो रहा है कि कहाँ सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है, समझ रहे हैं। दिल्ली में तो आप देख लीजिए, सांस लेना क्या जहरीली सांस लेनी पड़ती है। और कई शहरों का यही हाल है, बड़े बड़े शहरों का। तो इसके कुछ उपाय हों तो अच्छी बात है। रोशनी के धुंधल के, या आप देखिए, समय का पहिया हमेशा आगे बढ़ता है और उसके साथ जीवन की रफ्तार भी बदलती रहती। हर एक अपनी नई सुविधाओं और चुनौतियों के साथ आता है। आज तकनीक का समय है जहां मोबाइल फोन केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि जीवन की धुरी बन गया। और इस छोटे से उपकरण ने दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया। जानकारी, मनोरंजन, संवाद, काम, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर सिमट गया। मगर इसी चमकती स्क्रीन की रोशनी में एक सच्चाई धीरे धीरे उभर रही है। हमारे रिश्ते धुंधले पड़ते जा रहे हैं। एक समय था जब घरों में शाम का समय जीवंत होता था। दिन भर की व्यस्तता के बाद परिवार के सदस्य एक जगह उठ बैठते, अपने अनुभव साझा करते और छोटी छोटी बातों में भी अपनापन झलकता था। और आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें करना, बुजुर्गों की सलाह सुनना, बच्चों की शरारतों पर मुस्कुराना, ये सब जीवन की सहज लय का हिस्सा था। मगर अब वही दृश्य धीरे धीरे बदल रहा है। परिवार के सदस्य एक ही कमरे में मौजूद तो होते हैं, पर उनके बीच संवाद की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है। मोबाइल ने संवाद को आसान जरूर बनाया, लेकिन उसने संवाद की प्रकृति को भी बदल दिया। पहले जहां आमने सामने बैठकर बात करने में भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती थी, वहीं अब शब्द स्क्रीन पर भेजने जाते हैं। भावनाओं की जगह इमोजी ने ले ली और बातचीत में संवेदना का एहसास कहीं कम होता है। डिजिटल संदेशों की गति भले तेज हो गई, मगर उनमें वह आत्मीयता नहीं होती है जो आमने सामने की बात में होती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर रिश्तों की गहराई पर पड़ रहा है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय, संवेदना और साथ बिताए गए क्षणों से मजबूत होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ बैठकर उनके सुख दुख सुनते हैं, तभी संबंधों की डोर मजबूत होती है। लेकिन जब वही समय मोबाइल की स्क्रीन को दे दिया जाता है, तो रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है।
आज के समय में मोबाइल संवाद के माध्यम के साथ मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन भी बन गया है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग घंटों व्यस्त रहते हैं। वहाँ लाइक, टिप्पणियाँ, प्रतिक्रियाएं और फॉलोवरों की संख्या एक अलग ही संतोष देती है, मगर यह असंतोष अक्सर क्षणिक होता है। आभासी दुनिया की यह चमक वास्तविक जीवन के रिश्तों की सादगी और गहराई की बराबर नहीं कर सकती। और यह स्थिति केवल परिवार तक सीमित नहीं है, मित्रता के रिश्तों में भी इसका असर दिखाई देता है। पहले मित्रों के साथ मिलने जुलने का अलग ही आनंद होता था। साथ बैठकर बातचीत करना, हंसी मजाक करना, जीवन के अनुभव साझा करना, ये सब मित्रता को गहराई देते थे। अब मित्रता का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो गया है। संदेशों और पोस्ट के जरिए संपर्क बना रहता है, मगर उस आत्मीयता की कमी महसूस होती है जो आमने सामने मिलने में होती थी। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग का असर बच्चों और युवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। नई पीढ़ी तकनीक के साथ जन्म से ही जुड़ी हुई है। उनके लिए मोबाइल केवल एक साधन नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है, मगर इसी कारण उनके सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव दिखाई देता है। कई बार बच्चे और युवा अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ कम समय बिताते हैं और डिजिटल दुनिया में अधिक सक्रिय रहते हैं। इससे उनके भीतर संवाद की सहजता और संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है। समस्या तकनीक में नहीं बल्कि उसके उपयोग के तरीके में है। तकनीक मानव जीवन को आसान बनाने के लिए बनी, लेकिन जब वही तकनीक जीवन में हावी होने लगे तो संतुलन बिगड़ने लगता है। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ता सकता है, जानकारी दे सकता है और कई काम आसान बना सकता है, मगर वह रिश्तों की जगह नहीं ले सकता है। रिश्तों की असली ताकत उस समय होती है जब हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और जब हम अपने परिवार, मित्रों, प्रियजनों के साथ खुलकर बातचीत करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं और अपनी भावनाएं साझा करते हैं, तभी संबंधों की गहराई बढ़ती है। यह वह अनुभव है जिसे कोई भी डिजिटल माध्यम नहीं दे सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम तकनीक के साथ संतुलन बनाना सीखें। मोबाइल का उपयोग आवश्यक कामों और सीमित मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। यदि हम दिन के कुछ समय को मोबाइल से दूर रखकर अपने परिवार और मित्रों के साथ बिताएं, तो शायद रिश्तों की वह गर्माहट फिर से लौट सकती है जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच मोबाइल कई बार जरूरी साधन बन जाता है, कामकाज, जानकारी और संपर्क के लिए यह उपयोगी, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए इस चमकती स्क्रीन से नजर उठाकर अपने आसपास के लोगों की आंखों में देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली जीवन वही है, उन रिश्तों में, मुस्कानों में और संवादों में जो किसी भी डिजिटल संदेश से कहीं अधिक सच्चे और गहरे होते हैं। शायद समय की यही मांग है, हम तकनीक को अपना सहयोगी बनाएं और स्वामी नहीं। मोबाइल की रोशनी जीवन को आसान जरूर बना सकती है, लेकिन रिश्तों की असली रोशनी हमारे दिलों और संवादों में ही बसती है। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो संभव है कि मोबाइल की चमक के बीच भी हमारे रिश्तों की गर्माहट कभी धुंधली ना पड़े। ये आप देख लीजिएगा, टिप्पणियाँ हैं छोटी छोटी, और इसकी PDF आपको मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है। सेहत का सौदा, यह विडंबना ही है कि जिस भरोसे की वजह से कोई व्यक्ति बीमारी का इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में जाता है, वह उसके लिए एक नई परेशानी की वजह बन जाता है। भविष्य में इलाज का खर्च उठाने की राह आसान बनाने का भरोसा देकर बीमा कंपनियां लोगों को अपनी योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार कर लेती हैं, लेकिन जब इलाज पर हुए खर्च की भरपाई करने का वक्त आता है तो उसमें कई तरह की अड़चन पेश कर दी जाती है या कई बार मना भी कर दिया जाता है। निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच मिलीभगत के सहारे चल रही इस गड़बड़ी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अब तक इस तरह के घोटालों पर रोक को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस सक्रियता नहीं दिखी गई। और हाल ही में यह मसला संसद में उठाया गया, जिसमें सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में कहा कि निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का ऐसा मकड़जाल बन गया जो आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। और ये आप लोग देख भी रहे हैं कि जब आपने देखा होगा कि इन्हें बीमा बेचना होता है तो बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं, बाद में अगर वो जरूरी क्लेम करना है बीमा तो बड़े भाव खाते हैं, बड़ा दुनिया भर के वो दिखाने लगेंगे, शर्तें लगाने लगेंगे। अक्सर ऐसे मामले देखा जाते हैं जिसमें अस्पताल में मरीज की मौत हो जाती है और नियमों का हवाला देकर या अलग अलग कारण बताकर बीमा कंपनी दावे को खारिज कर देती है। इलाज के दौरान अस्पताल में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो कई बार खर्च चुकाने में असमर्थ होने पर अस्पताल साव देने तक से इनकार कर देता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में मरीज के परिजन किस तकलीफ से गुजरते होंगे। सवाल है कि बीमा कराने के लिए लोगों को आकर्षित करने के कारोबार को इजाजत देने वाले संबंधित सरकारी महकमे इस तरह की मनमानियों के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं।
और इसी मसले पर एक अन्य राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा, कंपनियां हर साल करोड़ रुपए प्रीमियम्स तो इकट्ठा करती हैं, लेकिन जब इलाज के बाद मरीज या उसके परिजन खर्च के भुगतान के लिए संपर्क करते हैं तो वे अलग अलग तकनीकी कारणों का हवाला देकर रकम का एक बड़ा हिस्सा काट लेती हैं। असल में कंपनियां जब लोगों को बीमा कराने का भरोसा दे रही होती हैं, तब नियम शर्तों को बताने के मामले में स्पष्टता पारदर्शिता नहीं बरती जाती। दूसरी ओर ज्यादातर लोग अस्पष्ट और जटिल स्वरूप में दर्ज नियमों के मामलों को कंपनी के भरोसे पर छोड़ देते हैं। बाद में कंपनियां लोगों को के इसी भरोसे का फायदा उठाकर नियमों को आधार बनाती हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के 2024 के आंकड़े के मुताबिक एक ही वर्ष में करीब 26,000 करोड़ रुपए के बीमा दावे खारिज हुए हैं। किसी अस्पताल में भर्ती होने और इलाज पर आए खर्च के मुकाबले काफी कम रकम का भुगतान करने के मामले आम रहे हैं। इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या बड़े निजी अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच कोई सांठगांठ है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बीमा कराने के लिए तैयार करने से लेकर इलाज कराने के लिए अस्पताल का चुनाव करने, खर्च के भुगतान के दावे का निर्णय लेने का कोई संजाल काम करता है। और इस तरह की गठजोड़ की जांच कर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, शिकायतों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मानक बनाने की जरूरत है, ताकि मरीजों के भरोसे और उनकी सेहत का सौदा न किया जा सके। इस सुचिता का सवाल, भारतीय राजनीति में सभी दल साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर तो हैं, लेकिन विचित्र बात यह कि चुनाव के दौरान उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी नेता पर भरोसा करने में कोई हिचक नहीं होती है। और हमारे समाज में भी आप देख लीजिएगा कि अगर बड़े ईमानदार हैं आप, तो आपको वोट, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और आप बड़े बाहुबली टाइप के हैं, हमारे देश में तो देख रहे हैं ना, जो जितना बाहुबली होता है, हत्यारा होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है, वो चुनाव जीत जाता है। और इसलिए तो राजनीति में अपराधीकरण की खूब बातें हो रही हैं। और आप देखिए, नतीजा यह होता है कि दागी नेता विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच जाते हैं। बीते कई दशकों में राजनीति का जिस तरह अपराधीकरण हुआ, उससे लोकतंत्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को गहरी क्षति पहुंची। चुनाव सुधार से संबंधित गैर सरकारी संगठन एडीआर की नई रिपोर्ट में एक बार फिर चिंता को रेखांकित किया है। इसके मुताबिक राज्यसभा के 32% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। दूसरी ओर केरल में हलफनामों की समीक्षा के बाद पाया गया कि 92 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। गौरतलब है कि हर साल एडीआर की रिपोर्ट आती है और सभी तरफ इस पर चिंता भी जताई जाती है, मगर ऐसा लगता है कि ना तो इसे राजनीतिक दल कभी इसे गंभीरता से लेते हैं और ना ही चुनाव आयोग कोई ठोस पहल करता है। और जनता भी देखिए उन्हें चुनती है। नतीजा यह है कि हर बार दागी पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दे दिया जाता है, उनके नामांकन पर आयोग की मोहर भी लग जाती है। यह निराशाजनक है कि राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों को दरकिनार कर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को उन संवैधानिक संस्थाओं की विधायी प्रक्रिया का हिस्सा बना देते हैं, जहां न केवल देश के अहम फैसले होते हैं बल्कि कानून भी बनाए जाते हैं। सवाल है कि अपराध और राजनीति के बीच यह गठजोड़ क्यों और कैसे फल फूल रहा है। यह सही है कि दागी नेताओं के मामले की सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतें बनाई गई, लेकिन अधिकतर मामलों में फैसला बरसों बाद आता है और ये नेता अपने पदों पर काबिज रहते हैं। कई बार तो पुलिस और प्रशासन की सांठगांठ की वजह से समय पर जांच पूरी नहीं हो पाती और वही राजनीतिक दल उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते। कायदे से आपराधिक मामले दर्ज होने पर दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए तो स्वच्छ राजनीति के लिए जमीन तैयार करने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।